नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। मैं हूं नीलू व्यास। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कासगंज मामले में अल्ताफ की मौत पर घिरी योगी की पुलिस, राजनीति भी गरमाई। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से की, छिड़ा विवाद। कंगना रनौत बोली 2014 से पहले आजादी भीख में मिली थी, भड़के वरुण गांधी। नवाब मलिक की बेटी ने फडणवीस को भेजा लीगल नोटिस, कहा माफी मांगी। फंसे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम, बंगला गिराने का आदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और ये खबर जुड़ी हुई है कासगंज के 21 साल के मोहम्मद अल्ताफ की कस्टोडियल डेथ से। जी हाँ, कल खबर आई थी कि किस तरीके से मोहम्मद अल्ताफ की हवालात में मौत हो गई, जिसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि जिस लड़के के ऊपर ये आरोप थे कि उसने एक लड़की का अपहरण किया और उसे जबरन शादी कर लिया, और उसको पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है और अपने सफाई में ये बोलती है कि वो वॉशरूम गया था और वॉशरूम में जब बहुत देर तक वो नहीं निकला, उसके बाद वो अचेत पाया गया। और बाद में पता चला कि जो उसने हुड पहना हुआ था, हुड की डोरी से उसने जो वॉशरूम का टैप है, यानी कि जो उसका नल है, जो टोटी है नल की, उस स्ट्रिंग को उसने टैप से बांधा और फांसी लगा ली, ऐसा पुलिस का मानना है। लेकिन पुलिस के इस वर्जन पर बहुत सारा संदेह खड़ा हो गया है। लोग पुलिस की जो कार्यशैली है और जो उसके काम करने का तरीका है, उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में जो अल्ताफ के पिता हैं, तो उन्होंने भी पहले उन्होंने ये कहा कि पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिसके बाद जो अल्ताफ की माँ हैं फातिमा, उन्होंने भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनसे जबरन वो चिट्ठी लिखवाई गई होगी, धमकाया गया होगा। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अल्ताफ को क्यों मारा गया, क्या वो हत्या थी, क्या पुलिस ने उसकी निर्मम हत्या की क्योंकि वो एक खास समुदाय से था, ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और इसके अलावा इस पर राजनीति भी अब काफ़ी गरमा चुकी है। तमाम इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस का एक 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल अब वो जाएगा, अल्ताफ की परिवार वालों से मिलेगा और वो अपनी एक रिपोर्ट कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी है उसको सौंपेगा और जो जितने भी तथ्य हैं उनको इकट्ठा करेगा। उधर ही मायावती ने भी कहा है कि इस पर छानबीन होनी चाहिए और इस तरीके की जो निर्मम हत्या है पुलिस कस्टडी की, उसका सच सामने आना चाहिए। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया है। तो कुल मिलाकर इस पर राजनीति काफी गर्म हो गई है। सलमान खुर्शीद की अगुवाई में कांग्रेस का ये प्रतिनिधि मंडल जाएगा, यानी कि अभी आने वाले दिनों में अल्ताफ का मुद्दा काफी गर्म होगा। लेकिन जो सारे बड़े सवाल हैं पुलिस के, कि पुलिस क्या लोगों को मूर्ख समझती है। पुलिस ने ये कहा कि डोरी से उसने फांसी लगा ली। अब सवाल ये उठता है कि जो अल्ताफ की हाइट है, अगर उसकी लंबाई देखें तो वो 5 फुट 6 इंच का था और जो नल की टोटी है वो 3 फुट से कम की ऊंचाई पर थी। तो एक 5 फुट 6 इंच लंबा आदमी 3 फुट से कम की ऊंचाई वाली टोटी से कैसे फांसी लगा सकता है। अल्ताफ के जो पैर थे वो जमीन में टिके हुए नजर आ रहे थे, तो आप फांसी नहीं लगा सकते अगर आपके पैर जमीन में टिके हुए हैं। तीसरा जो एक सवाल कहा जा रहा है कि क्या वो छटपटाया था अल्ताफ, अगर वो छटपटाया था तो उसकी आवाजें आई होंगी। हवालात और वॉशरूम के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो क्या ऐसे में पुलिस को खबर ही नहीं लगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने मारकर उसकी निर्मम हत्या की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जो सीनियर्स हैं चेन ऑफ कमांड में, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी ये बोला जा रहा है कि 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन निलंबन एक दंड नहीं है। निलंबन करने का मतलब पनिशमेंट देना नहीं है, और इसके लिए चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। और क्या योगी सरकार ऐसे पुलिसकर्मियों को दंड देगी, निलंबन नहीं दंड देगी, और वाकई में क्या इस केस में अल्ताफ को न्याय मिल पाएगा, अल्ताफ के परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल इस रहस्य की गुत्थी उलझती जा रही है कि ये हत्या था या आत्महत्या था, और पुलिस ने जिस बर्बरता से, ऐसा लग रहा है कथित रूप से अल्ताफ की हत्या की है, तो उससे सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी इस चीज को कह रहे हैं कि जो पुलिस का बर्बर रवैया है, जो संवेदनशीलता है, उसमें काफी कमी नजर आ रही है। और एक खास समुदाय से था इस वजह से, और गरीब था, गरीब तबके से आता था। अल्ताफ टाइल
बिछाने का काम करता था, दीवारों की पुताई करता था, तो गरीब था, बेबस था, इसलिए पुलिस ने उसकी निर्मम हत्या की। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसे न्याय कैसे मिलेगा? राजनीति गर्म हो जाएगी, लेकिन क्या सत्ता बदलने से अल्ताफ को न्याय मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं दूसरी खबर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये एक ऐसी किताब है जो कि अयोध्या मामले में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से उस फैसले के बारे में लिखा है और उस फैसले की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। अपने कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी कहा कि लोग ये सोच रहे थे कि फैसला कब आएगा, बहुत लंबे समय में आएगा, लेकिन जब वो फैसला आया तो वो एक अच्छा फैसला था जिसने समाज को बांटा नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की कोशिश की है। अब इस किताब का एक चैप्टर है द सैफरन स्काई। उस किताब का वो जो एक पन्ना है सैफरन स्काई में, उसमें उन्होंने हिंदुत्व की बात की है और हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आतंकी संगठन आईसिस और बोको हरम से की है। और बुधवार को ये किताब लॉन्च हुई थी और 24 घंटे के अंदर इसको लेकर इतना बड़ा विवाद छिड़ गया है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR जो ये पूरा मामला है ये पुलिस में दर्ज किया गया है। विकास गर्ग एक वकील हैं जिन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से ये शिकायत की है। अब आरोप ये लगाया है विकास गर्ग ने अपनी शिकायत में कि हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी के जो गौरव भाटिया हैं उन्होंने भी कहा है कि चाहे सलमान खुर्शीद हो या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी हो, ये कांग्रेस की ही विचारधारा है जो हिंदुत्व की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और बहुसंख्यकों की भावनाओं को कुचला जा रहा है। अब सलमान खुर्शीद ने एग्जैक्टली क्या कहा है? उन्होंने अपने इस चैप्टर में सैफरन स्काई में ये कहा है कि जो साधु संतों का जो प्राचीन हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो अब ऐसा लग रहा है किनारे लग गया है और हिंदुत्व के जिस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, जो जिसे अपनाया जा रहा है और भारी संख्या में लोग अपना रहे हैं, वो वही विचारधारा है जो आईसिस और बोको हरम की है। और साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ भी किया है। और लेकिन सवाल ये उठता है कि सलमान खुर्शीद की ये किताब एक ऐसे समय में आई है जब यूपी में चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और अयोध्या के फैसले को वो सही बता रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, एक लॉयर हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन इस किताब की मंशा पर, इसकी टाइमिंग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा को वो आईसिस और बोको हरम की विचारधारा से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं वो इस समय सलमान खुर्शीद के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बीजेपी के लोग वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हिंदुत्व के खिलाफ है कांग्रेस। अब सवाल ये उठता है कि जो ये किताब है ये कांग्रेस के लिए कितनी सही साबित होगी, कितनी बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं। और कुछ इसी तरीके का सैफरन टेरर का जो एक कॉन्सेप्ट था वो वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं दिग्विजय सिंह ने भी एक ऐसा टर्म दिया था। और अब उसके बाद अब एक ऐसा चैप्टर सामने आया है सलमान खुर्शीद की किताब में जिसमें कि वो हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस से करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो आने वाले चुनाव है तो प्रियंका गांधी का जो नरम हिंदुत्व का जो एक स्टैंड था, जो अभी हाल में उन्होंने देखा कि वो पाठ करती हुई नजर आई, मंदिर जाने में नजर आई। पिछले चुनावों में हमने देखा था कि राहुल गांधी जनेऊधारी बन गए थे। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो स्टैंड है वो क्या उसको एक बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है इस किताब की कि वाकई में लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ एक ऐसे समय में कांग्रेस जा सकती है जबकि वो हिंदुत्व और जो हिंदू वोटर्स हैं उनको जीतने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्या ये किताब कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकती है? पी चिदम्बरम ने भी इस पर कहा है कि जो बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और इस किताब की लॉन्च पर वो मौजूद थे, उन्होंने कहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सलमान खुर्शीद की किताब का असर कांग्रेस के चुनावी नैरेटिव पर कितना पड़ेगा और इस चीज को लेकर जो बीजेपी है और जो बाकी दल हैं वो इसको लेकर उठाएंगी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्यों किया? क्या वो अपने किताब की पब्लिसिटी चाहते थे इसलिए किया, या
वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये कहा जाता है कि जो गांधी परिवार है उससे उनकी दूरी बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो इसलिए गांधी परिवार से अपनी उस दूरी को पाटने के लिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार से करीब आने के लिए उन्होंने इस किताब का सहारा लिया, क्योंकि जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके ऊपर काफ़ी हमला बोलते रहते हैं राहुल गांधी। तो क्या इस किताब के जरिए सलमान खुर्शीद गांधी परिवार के करीब आना चाहते हैं? लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर वरिष्ठ नेता हिंदुत्व के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यकों का क्या होगा। और लोग ये लिख भी रहे हैं सलमान खुर्शीद के बारे में कि जिस कांग्रेस ने आपको वोट दिया, जिस हिंदुत्व के वोट बैंक ने आपको वोट दिया था, आज आप उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस किताब से निकलती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अपने हिंदुत्व के स्टैंड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खुर्शीद? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पहले जो हिंदुत्व का स्टैंड था कांग्रेस का वो गलत था? ये सारी चीज़ें इस किताब में मिल रही हैं, लेकिन एक अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो सनराइज ओवर अयोध्या की जो किताब है वो लोग पढ़ेंगे, लोग इसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन चुनाव में इस किताब को बार बार इसका उल्लेख किया जाएगा और कांग्रेस को इसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और इसीलिए तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि सोनिया गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अब देखना यह है कि किसी वरिष्ठ नेता की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन फिलहाल इस किताब पर जो विवाद खड़ा हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना पड़ेगा वो देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब तीसरी खबर हमारी जुड़ी हुई है बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत से। और कंगना रनौत का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आया है, और इसलिए क्योंकि टाइम्स नाउ चैनल के एक कार्यक्रम में नविका कुमार जो उनकी संपादक है वो उनसे सावरकर के ऊपर एक सवाल कर रही थी, जिसको लेकर उन्होंने अपना जवाब पूरा घुमा दिया और एक नया बखेड़ा अपने जवाब से खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 1947 में जो आज़ादी हमारे देश को मिली थी वो आज़ादी नहीं बल्कि भीख थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश रूल का ही एक एक्सटेंशन है और भारत को जो असली आज़ादी मिली थी वो 2014 में मिली है और 1947 में मिली हुई आज़ादी भीख है। अब इस बयान से वाकई में एक बखेड़ा इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि जितने भी अभी तक फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका अपमान किया है कंगना रनौत ने अपने इस कथन से, और तमाम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। यहाँ तक कि मुंबई में जो आम आदमी पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है प्रीति शर्मा मेनन, उन्होंने मुंबई पुलिस से गुहार लगाई है कि सेक्शन 504, 505 और 124A के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कंगना रनौत के खिलाफ होना चाहिए। इसके अलावा वरुण गांधी भी बरस पड़े हैं कंगना रनौत पे कि ये तो पागलपन है या फिर ये राष्ट्रद्रोह का मामला है और इस तरीके से आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। और तमाम लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया आज़ादी के लिए, जिसमें कि मंगल पांडे से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब का अपमान किया है कंगना रनौत ने। उधर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि व्हाट्सएप हिस्ट्री के जो बड़े बड़े फैंस हैं उनमें से ऐसा लगता है कि एक है कंगना रनौत, और इसीलिए जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया उनका अपमान कर रही है कंगना रनौत। तो एक अच्छा खासा बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हो गया है। लेकिन अगर आप उस क्लिप को ध्यान से देखें जिसमें कि सावरकर पर नविका कुमार ने ये सवाल पूछा है, तो उस सवाल को वो जवाब घुमा देती हैं और घुमाकर उन्होंने एक नया कंट्रोवर्सी खड़े करने की कोशिश की है। अब एक ऐसे पर्सन ने कंट्रोवर्सी खड़ी की है, अभी हाल में ही उन्हें पद्मश्री मिला है कुछ ही दिन पहले, और इस तरीके का उन्होंने बयान क्यों दिया? उनकी एक आने वाली फिल्म है तेजस, जिसको लेकर वो अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी गई थी, और जो वीर सावरकर का जो सेल है वहां पर भी वो गई थी, उनकी तस्वीरें तमाम वायरल हुई थी। तो उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया? क्या वो अपनी फिल्म की पब्लिसिटी इस इवेंट में ढूंढ रही थी? लेकिन पब्लिसिटी के बहाने एक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कंगना रनौत कैसे दे सकती हैं? और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी का कोई भी नेता इस बात का खंडन नहीं कर रहा है। और बीजेपी तो छोड़ दीजिए, जिस एंकर ने उनसे सवाल किया था उस एंकर को भी यहाँ पर रोकना चाहिए था, उनको इंटरजेक्ट करके बोलना चाहिए था कि इतिहास का एक ऐसा तथ्य उसको गलत तरीके से, गलत तोड़ मड़ोड़ करके
कंगना रनौत क्यों पेश कर रही हैं, तो नविका कुमार ने भी इंटरजेक्ट नहीं किया। अब टाइम्स नाउ की इसमें काफ़ी आलोचना हो रही है। उन्होंने सफाई पेश की है कि नहीं, देखिए इस क्लिप में इस टाइमिंग पर उन्होंने ये बोला, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइम्स नाउ के इस इवेंट में कंगना रनौत जैसी एक पर्सनैलिटी अगर आज़ादी के बारे में इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना कॉमेंट करती है, तो ना तो सिर्फ चैनल ने उसे बॉयकॉट किया, ना एंकर ने उसे इंटरजेक्ट किया, और उल्टा बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इस बात का खंडन नहीं कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उनको जो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं उनका समर्थन है, सरकार का समर्थन है, इसलिए इतनी बुलंदी से वो बोल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बॉलीवुड की इतनी बड़ी पर्सनालिटी इस तरीके का कथन देती है तो इससे क्या पोर्ट्रे होता है कि आप इतिहास को इतने हल्के में लेते हैं, इतिहास को आप उसी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से कथित रूप से बीजेपी बदलना चाहती है। ये सारे सवाल खड़े हैं सबके सामने। लेकिन इस तरीके का कथन एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कथन है और उन्होंने हिस्टोरिकल फिल्म्स में काम भी किया है। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये एक कैसी छवि की छाप छोड़ेंगी कंगना रनौत, इसको लेकर इस पर काफ़ी आलोचना हो रही है। अब ये खुद उनको सोचना होगा कि उन्होंने ये बात सही कही थी या एक स्लिप ऑफ द टंग में कही थी। स्लिप ऑफ द टंग नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्सनल कमेंट बोला सवाल करने पर कि उनका ये सोचना है, और उस पर उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया कि जो 2014 में जो मिली है वो असली आज़ादी है। यानी कि सरकार की एक समर्थक हैं, बीजेपी का ही समर्थन करती हैं, बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करती हैं, और जिस तरीके का इतिहास बीजेपी लिखने की कोशिश कर रही है उसी इतिहास को एंडोर्स करती हुई कंगना रनौत नजर आ रही हैं। लेकिन इतिहास क्या किसी के कहने से, क्या किसी के बोलने से, क्या इतिहास की सच्चाई बदल जाती है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं मुंबई ड्रग्स केस मामले में, जिसमें कि राजनीति जो नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस की है वो गहराती जा रही है और लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच में वो चल रहा है। आज सुबह नवाब मलिक के जो बेटी है नीलूफर मलिक खान, उन्होंने एक डेफेमेशन नोटिस भेजा है देवेंद्र फडणवीस को और उन्होंने उसकी कॉपी, उस लीगल कॉपी को ट्विटर पर शेयर किया है और उन्होंने 5 करोड़ का मानहानि का दावा किया है कि जिस तरीके का मानसिक तनाव परिवार वालों के ऊपर पड़ा और जिस तरीके का दर्द और जो एक आर्थिक लॉस को सहना पड़ा इस पूरे परिवार को, उसको लेकर उन्होंने एक डेफेमेटरी नोटिस भेजा है। उधर फडणवीस की जो पत्नी है, और ये जो नवाब मलिक ने जो डेफेमेशन नोटिस दिया, आपको ध्यान होगा कि फडणवीस ने 1 नवंबर को आरोप लगाया था समीर खान के ऊपर, जो नवाब मलिक के बेटे हैं, कि उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई थी, जबकि ये मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन में है। अब ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है ये जारी है। उधर देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उन्होंने भी एक डेफेमेशन नोटिस, एक लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है कि उनके परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। नवाब मलिक को उन्होंने चुनौती दिया है कि आप अपने जितने भी ट्वीट्स हैं उनको डिलीट करिए, वरना आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और अमृता फडणवीस का अगर आपको ध्यान हो तो नवाब मलिक ने वो तमाम ट्वीट्स किए थे, उनकी तस्वीर को लगाया था। जो ड्रग पेडलर है जगदीप राणा, उनके साथ उन तस्वीरों को उजागर किया गया था। तो दोनों तरफ से डेफेमेशन नोटिस, लीगल नोटिस का दौर जारी है। लेकिन क्या मुंबई ड्रग्स केस की हकीकत क्या है, कितना गहरा है ये पूरा मायाजाल, क्या इसकी हकीकत हमें पता चल पाएगी? और अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन पर चल रही है, उस इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल जो राजनीति है इस ड्रग्स केस को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उसका स्तर गिर गया है और दोनों एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल समझ में आती है कि जो राजनीति है और जो अंडरवर्ल्ड है और ड्रग पेडलिंग का जो मामला है उसमें कितनी साठगांठ है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। ऐसा लग रहा है कि उसके बिना, चाहे वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार हो, चाहे फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, इन चीज़ों के बिना राजनीति करना मुश्किल है। ये एक अंडरबेली है जिसे कहते हैं राजनीति की। लेकिन क्या राजनीति साफ सुथरी हो सकती है बिना अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के? खासकर अगर हम मुंबई की बात करें तो क्या बिना अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के, बिना ड्रग पेडलिंग के क्या राजनीति मुमकिन है? और अगर नहीं तो फिर ये देख रहे हैं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप की जो छींटाकशी चल रही है ये दोनों तरफ से चल रही है। और इसे आप किस में गलत कहेंगे, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फैसला तभी पता चलेगा जब इसमें इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आता है। 2 SITs बन गई हैं, एक केंद्र की SIT और एक स्टेट की SIT। अब देखना यह होगा कि सच्चाई कौन उजागर करता है और सजा किसे मिलती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अब अपनी आखिरी खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह की, जिनको लेकर एक अजीब सा विवाद खड़ा हो गया है और उनको एक नोटिस दिया है जम्मू विकास प्राधिकरण ने। और उस नोटिस में उनको ये आदेश दिया गया है कि नगरोटा इलाके में जो उन्होंने बंगला बनवाया था उसे ध्वस्त कर दे। क्यों? क्योंकि ये नगरोटा इलाके में जो उन्होंने घर बनवाया था वो घर सेना की जो सब डिपो है उसके बहुत करीब है, लगभग 580 मीटर दूर है। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का ही एक आदेश था और केंद्र सरकार की एक याचिका पर यह आदेश दिया गया कि सेना के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके आसपास कोई भी बंगलो या कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। अब इस नोटिस को निर्मल सिंह ने कहा है कि वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। जेडीए ने ये कहा था, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि बिना इजाज़त ये बंगला बनाया गया था और क्योंकि ये आर्मी का एक सब डिपो है वहाँ पर और उनकी वाइफ जो ममता सिंह है उनका भी नोटिस में नाम है और उनसे ये कहा गया है कि 5 दिन के अंदर वो ये बंगला अपना ध्वस्त करें। अब निर्मल सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस नोटिस को यानी कि इस आदेश को वो चुनौती देंगे हाईकोर्ट में। और उन्होंने सबसे जो चौंकाने वाली बात कही है कि उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो उनके खिलाफ है और ऐसा लग रहा है कि कोई जिहादी ग्रुप है जो कि उनके पीछे पड़ा है। उनसे पूछा भी गया कि कौन सा जिहादी ग्रुप है तो वो उन्होंने नहीं बताया। तो क्या निर्मल सिंह का इशारा अपनी ही सरकार के खिलाफ है? क्या जेडीए यानी कि जो जम्मू विकास प्राधिकरण है, क्या वो उसको जिहादी बता रहे हैं? क्या वो अपनी ही सरकार के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जो हाईकोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 2018 में ये फैसला दिया था कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के जो 1000 गज के अंदर के जो लोग हैं वहां पर कोई आम लोगों का निर्माण नहीं होगा। और केंद्र सरकार की ही एक याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो अब अपनी ही सरकार को क्या निर्मल सिंह चुनौती देंगे? क्या अपनी ही सरकार को वो जिहादी बता रहे हैं? अपने ही सरकार के एक संस्थान जो कि जम्मू विकास प्राधिकरण है उसको वो जिहादी बता रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। लेकिन वो उप मुख्यमंत्री थे जब ये बंगला बनाया गया था, उस समय भी सेना ने कहा जा रहा है कि उनको मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे और उस समय वो कुछ भी कहते तो उन्होंने सोचा था कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते वो कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी रूल की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और आज वही चीज निर्मल सिंह के ऊपर भारी पड़ रही है। लेकिन निर्मल सिंह को ये जवाब देना होगा कि ये जो जिहादी कमेंट उन्होंने कहा है तो कौन जिहादी है? क्या बीजेपी जिहादी है या जम्मू विकास प्राधिकरण जिहादी है? उसके बारे में निर्मल सिंह बिल्कुल चुप है। लेकिन निर्मल सिंह के लिए एक बखेड़ा जरूर खड़ा कर दिया है। और क्या वो अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को क्या अब चुनौती देंगे? क्या वो कोर्ट के आदेश को ही वो चुनौती दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।